तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक सहायक जेल अधीक्षक भर्ती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। साइंस की क्लास नंबर 3। यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं एपटेक के जो लेटेस्ट प्रश्न आए हुए हैं। लगभग 777 प्लस प्रश्नों को हम एग्जाम तक क्लियर कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट की मदद से आपको डिटेल जानकारी भी दे रहे होंगे। यानी कि ये जो 777 प्रश्न आपके सामने आएंगे ये बिल्कुल डिटेल जानकारी और कॉन्सेप्ट के साथ में रहेंगे। अब आपके सामने आखिरी 30 दिन बचे हैं और आखिरी 30 दिनों का महायज्ञ है। इसमें जितना मेहनत आप कर लेंगे, जितनी मेहनत आप झोंक देंगे, उतना ज्यादा आप फल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और ये जितने भी प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं वही हम आपके लिए लेकर के आए हैं। कुछ प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, कुछ आपके एमपी एएसआई में और कुछ आपके एमपी एसआई में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है एमपी एसआई प्री 2026 से। देखो एपटेक ने क्या किया, लेटेस्ट पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब ये फिजिक्स से जो प्रश्न पूछता है वो आपका या तो आकाश के परिवर्तन से या फिर रंगों के परिवर्तन से, तरंग दैर्घ्य से, कौन सी तरंग दैर्घ्य कितनी दूर जाती है, कौन सा रंग ऊपर होता है, वर्ण विक्षेपण, यहां से बहुत प्रश्न पूछ रहा है ना। कांस्टेबल में भी देखा गया और एमपी एसआई में भी देखा गया है। तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। चलिए आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न एमपी एसआई प्री 2026 में पूछा गया था। प्रश्न है आकाश का नीला रंग ये किस कारण से दिखाई देता है। अब हमने आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका प्रश्न भी करवा दिया है और दोनों में ऑप्शन भी करवा दिए हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी सर हिंदी इंग्लिश दोनों में लाइए, तो दोनों में आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। इसी बात पर आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, तो नीला रंग क्यों दिखाई देता है, चलिए आपको बताते हैं। प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है या फिर विक्षेपण है। आइए इसका आंसर देखते हैं फिर आपको डिटेल में समझाते हैं। सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आइए आपको समझाते हैं। देखिए ये मान लीजिए सूरज मामा है, ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण चढ़ी। अब प्रकाश की किरण में जो नीला रंग होता है और पृथ्वी पर आपको दिखाई देगा, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या होता है, समुद्र है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी है। ठीक है, पानी का रंग भी अगर आप देखेंगे समुद्री जल होता है वो भी आपको नीले रंग का दिखाई देता है, इसी वजह से प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। अब जैसे ये किरण टकरा करके वापस लौटती है तो नीले रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा आकाश में फैलता है, ठीक है ना, और ऊपर जाते जाते वो प्रकाश थोड़ा सा कमजोर हो जाता है तो आपको आसमानी रंग का दिखाई देता है। या तो आप आसमानी कह लीजिए या आप नीला कह लीजिए, एक ही बात है। तो नीले रंग के प्रकाश के सबसे ज्यादा बिखराव के कारण, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन की वजह से हमको पूरा का पूरा आकाश नीले रंग का या फिर कहे आसमानी रंग का दिखाई देता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप सॉल्यूशन देख लीजिए। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के कण नीले रंग का सबसे ज्यादा फैलाव कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश हुआ तो हवा जो चलती रहती है वो नीले रंग का जो है सबसे ज्यादा बिखराव कर देती है और पानी से भी परावर्तित होकर के नीला रंग आता है। इस वजह से हमको समुद्री जल भी नीले रंग का दिखाई देता है। दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए कि आकाश क्यों नीला दिखाई देता है और समुद्र का पानी क्यों नीला दिखाई देता है। दोनों का आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से आप लोगों को पता है चाहे वो एमपी एसआई का एग्जाम हो, एएसआई हो, कांस्टेबल हो, आबकारी हो, सभी एग्जाम में हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले थे। तो इसी तरह से हमने एमपी डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। इसमें आपको एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार पूरे के पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के लेटेस्ट प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्या क्या मिलेगा आपको, तो जीके जीएस एमपी जीके एकदम लेटेस्ट पैटर्न वाली, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहेंगे तो आपको रीजनिंग भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आपकी एमपी पुलिस के लिए भी व्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, अब ये नोट्स प्राप्त कैसे करने हैं, तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। ये आपको जो व्हाट्सएप नंबर है वो हर पेज पर मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पर भी देखिए ये लिखा हुआ है। तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको शेयर करना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको डिप्टी जेलर के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां पर आगे के सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। अब हम कुछ दिनों के बाद में जो है आपकी स्पेशल टॉपिक वाली भी वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें मैराथन चलेगी, लगभग 150 प्रश्न रखेंगे जैसा हमने एमपी एसआई में किया था। ठीक है, तो उसकी भी पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। समय बहुत कम बचा हुआ है,
जो लोग सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जाएंगे तो भाई उनके लिए समस्या हो जाएगी। और आप देखेंगे लगभग 70 से 80% लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि समय बचा ही नहीं है। अब इतने कम समय में किसी वीडियो कोर्स के थ्रू आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो एकमात्र सहारा है कि आप जल्दी से सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस आपने जैसे ही कंप्लीट किया वैसे ही आप 70% लोगों से ऑलरेडी आगे निकल जाएंगे। फिर हम लेटेस्ट पैटर्न वाले प्रश्न करा ही रहे हैं, तो बढ़िया से आपकी जो है रिवीजन भी हो जाएगा, पूरी तैयारी भी हो जाएगी। और यही हमने एमपी पुलिस में किया था, जिसका हमको रिजल्ट भी देखने को मिला है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत ही बेहतरीन नंबर आए हैं, जैसे कि आपको एमपी पुलिस का सुपर सिलेक्शन नोट्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है सर, 85 नंबर इनके आए हैं। एमपी तो पूरी की पूरी फंसी थी, खुद इन्होंने बताया है और अपना स्कोर भी हमारे साथ में शेयर किया है। इन भाई का कहना सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे एसआई कांस्टेबल दोनों एग्जाम में, और इनका कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई हो गया है और एमपी एसआई का एग्जाम भी बहुत अच्छा गया है। इन भाई के 81 नंबर आए हैं, इन्होंने भी अपना स्कोर शेयर किया है। तो इसी तरह से आप भी अपने स्कोर शेयर कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे होंगे कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, फाइनली हम डिप्टी जेलर बन गए हैं या फिर हम जेल प्रहरी बन गए हैं। आप भी ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको भी इस लिस्ट में नाम लिखवाना है तो जल्दी से आप लोग ये नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए सक्सेस जंक्शन के डिप्टी जेलर व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में पूछा गया है कि रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होती है। शुष्क बर्फ को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो जो शुष्क बर्फ होती है उसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यहां पर पूरा सॉल्यूशन दिया है, देखिए। तो शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं, या गर्म होने पर बिना तरल बने सीधे गैस में बदल जाती है। इस जो शुष्क बर्फ होती है इसको आप जब गर्म करोगे ना तो ये तरल नहीं बनेगी, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलेगी, ये सीधे के सीधे जो है क्या बन जाती है, सीधे हवा बन करके उड़ जाती है। यानी कि देखो अभी आप कोई मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे बर्फ है, नॉर्मल बर्फ है, इस नॉर्मल बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पहले पानी बनेगा। ठीक है, फिर पानी को और गर्म कर देंगे तो फिर ये पानी बन करके गैस बन करके वाष्प बन करके उड़ जाएगा। लेकिन शुष्क बर्फ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। शुष्क बर्फ क्या करती है कि ये जैसे ही आप इसको गर्म करोगे ये सीधे उड़ जाती है, मतलब ये वाष्प बन करके निकल जाती है, ये तरल में परिवर्तित नहीं होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए आप लोग आंसर बताइए। ये तो आपने कई बार देखा होगा, हम जब एग्जाम एनालिसिस करवा रहे थे आबकारी का तब भी हमने आपको बताया था कि ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। देखिए इस शिफ्ट में प्रश्न आया है, तो ये प्रश्न आपको एमपी डिप्टी जेलर और जो आपका जेल प्रहरी वन रक्षक है इसमें भी देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3-4 एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें खुद को दोबारा पैदा करने की क्षमता होती है। जैसे कि लीवर जो है वो अगर कुछ परसेंट खराब हो जाता है, मान लीजिए 50% या 60% खराब हो गया, तो 50-60% हिस्सा निकाल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद में आप देखेंगे कि ये लीवर ने जो 50-60% हिस्सा निकाला गया था उसको वापस से प्राप्त कर लिया है, वापस से उसको बना लिया है। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को फिर से जो है बना सकता है, फिर से निर्मित कर सकता है। अब ऐसा मत करना, बहुत सारे लोग जो है ड्रिंक करते हैं और जब 90% गल जाता है फिर वो 90% निकलवा देते हैं, तो 10% में क्या बचेगा, खेला खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो एक लिमिट होती है। 50% तक खराब हो गया है तो वापस से अपने आप को बना लेगा, रिप्रोड्यूस कर लेगा, 50% के बाद में नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। यह पित्त यानी कि बाइल का निर्माण करती है और शरीर के चयापचय में मदद करती है। चयापचय का अर्थ है मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हमारे शरीर में भाग टूटते हैं, मान लीजिए प्रोटीन टूट गया या विटामिन टूट गया, टूट करके फिर से हमको ऊर्जा देता है, इसी को हम चयापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये जो बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस इसी यकृत से निकलता है और बाइल जूस की मदद से हमारे शरीर की चयापचय वाली सारी क्रियाएं होती रहती हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलता रहता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न, ये देखिए, ये भी बहुत पूछा गया है, ये भी आपके कांस्टेबल में ही पूछा है, लगातार कांस्टेबल, एएसआई, एसआई तीनों में ये पूछा गया है कि ये बता दीजिए ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। इससे पहले एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, जो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कल वाली वीडियो में नीचे उनका नाम देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट के साथ में, कि आप ये बताइए कि ओजोन दिवस, ये भी पूछा गया है, पूछा हुआ प्रश्न ऐसे नहीं बता रहे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। भले ही आप गूगल से सर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि एक बार कोई भी चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं, कहीं पर लिख देते हैं, आपके दिमाग में छप जाती है। और ये जो एग्जाम का हम प्रश्न पूछ रहे हैं ओजोन दिवस वाला, ये भी आपका ग्रुप 4 में पूछा गया और तुरंत बाद एमपी आबकारी में पूछ लिया। तो अब एमपी एएसआई में नहीं पूछा है, एसआई में पूछा है, एसआई के तुरंत बाद डिप्टी जेलर में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा ओजोन दिवस वाला। अब चलिए बात करते हैं ओजोन परत वायुमंडल के किस उसमें पाई जाती है, कौन से मंडल में। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का कार्य क्या होता है वो भी आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये है सूरज मामा, ठीक है,
यहाँ से प्रकाश की किरण चली, अब यहाँ पर ओजोन परत होती है, अब इसमें पराबैंगनी किरणें भी होती हैं इस प्रकाश की किरण में। जैसे ही ये पराबैंगनी किरणें इस ओजोन की परत से टकराती हैं, ठीक है, ओजोन की परत से टकराई तो यहाँ पर एक लेयर होती है और ये लेयर क्या करती है, इस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अब अवशोषित करने से क्या होता है, ये एक तरह से फिल्टर का कार्य करती है, ठीक है ना, कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है उसको फिल्टराइजेशन कर देती है। अब ये शुद्ध प्रकाश की किरण हमारे तक पहुंचती है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, ठीक है, फ्रिज वगैरह खूब बिक रहे हैं धड़ल्ले से, और जो आपकी पृथ्वी है इसका ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पर छेद हो जाएगा, किसमें, जो ओजोन परत हमारी रक्षा कर रही थी इसमें हो गया छेद, मान लीजिए। अब जो प्रकाश किरण फिल्टर होकर के हमारे पास में आ रही थी वो फिल्टर होकर के नहीं आ पाती है, डायरेक्ट पराबैंगनी किरण वाली जो प्रकाश है वो हमारे शरीर से टकराता है और ऐसे में क्या हो सकता है, स्किन कैंसर। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि स्किन कैंसर जो है वो किन किरणों की वजह से हो सकता है। तो ध्यान रखना, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें या यूवी किरणें, ये तीनों एक ही बात है। ये किरणें जब डायरेक्ट हमारे शरीर से टकराएंगी तो हमारे शरीर से टकराने पर स्किन कैंसर हो सकता है। ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, लेकिन प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रकाश बिना फिल्टर हुए हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब बताते हैं ओजोन परत। देखिए, तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कभी कभी ये सीधे स्ट्रेटोस्फीयर दे देते हैं, समताप मंडल नहीं देते हैं ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और हमें फिल्टर वाला जो है प्रकाश भेजती है। चलिए ये बताइए, ये भी लास्ट में पूछा गया था एमपीएसआई के एग्जाम में, बिल्कुल लास्ट में 2026 में, कि भाई बल की एसआई इकाई क्या होती है, बताइए। जूल होगी, वॉट होगी, न्यूटन होगी, पास्कल होगी। पास्कल तो जानते हैं, पास्कल भी बहुत पूछा जाता है, ये दाब की एसआई यूनिट होती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए तो प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो न्यूटन है वो बल का एसआई इकाई होती है। बल का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। अब वो न्यूटन कैसे होता है वो देख लीजिए। तो बल की जो एसआई इकाई है वो न्यूटन है। एफ बराबर एम इंटू टाइम, एफ बराबर एम ए आपने पढ़ा ना, एफ बराबर एम ए, ठीक है। ये क्या है, ये आपका सेकंड वाला रूल है, ठीक है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा करता है। इस वाले सूत्र से एक लगा दीजिए, तो जो आपका 1 न्यूटन है वो वह बल है जो 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान वाली वस्तु है उस पर त्वरण लगाता है, कितने का, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो वही 1 न्यूटन कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। एफ बराबर एम ए से हम इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न, ये देखो 6 नंबर का प्रश्न, ये आपका एएसआई में पूछा गया था, आबकारी में पूछा गया था कि कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। तब हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, चाहे तो आप कीड़ा याद कर लीजिए, लेकिन कीड़ा इतनी बड़ी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद कीजिए WBC। ये भी हमने आपको बताया था जब ये एग्जाम में प्रश्न आया था, तभी जब हम एनालिसिस करवा रहे थे, हर चीज का एनालिसिस करवाते हैं। W का मतलब हो जाएगा मेरे भाई वाटर, ठीक है। W का मतलब वाटर, और ये हो गया विटामिन बी और ये हो गया विटामिन सी। यानी कि वाटर में घुलनशील कौन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। इनको छोड़ करके बाकी के सारे किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा क्या आपका KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो चाहे आप कीड़ा याद कर लो, KEDA, ये वसा में घुलनशील होता है, या फिर आप सीधे सीधे WBC याद कर लो, वाटर, विटामिन बी, विटामिन सी जो है वाटर में घुलनशील होता है। उसके अलावा बाकी के सारे वसा में घुलनशील होते हैं। पूछा क्या है कि जल में घुलनशील कौन सा है, तो हमको याद है सर जल में तो WBC। आइए देखते हैं बी और सी में से कौन सा ऑप्शन दिया है। इसमें दिया गया है विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी है वो जल में घुलनशील होगा, बाकी A, D के जो है वो वसा में घुलनशील होंगे। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर हो रही हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए ये रहा सॉल्यूशन। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी के सारे विटामिन फैट यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। अब ये भोपाल गैस त्रासदी वाला जो प्रश्न है, इसको आप जीके का प्रश्न भी मान सकते हो, साइंस का प्रश्न भी मान सकते हैं। और ये तो आपने देखा होगा, आपने अगर एग्जाम दिए होंगे तो हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। सबको पता है मिक, जिसे हम मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, मिक गैस का रिसाव हुआ था। कहां पर है, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसे हम मिक गैस भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि ये घटना कब हुई थी, 1984 हुई थी। क्या आपको पता है इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस समय मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के।
1984 में ये घटना हुई थी और इसकी वजह से बहुत किरकिरी उनकी हुई थी, ठीक है ना। तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, दोनों में से अगर दोनों कमेंट कर सकते हैं तो कर दीजिए, अगर एक कमेंट करते हैं लेकिन कमेंट जरूर करना। 2 प्रश्न हमने आपसे पूछ दिए हैं और 2 ही प्रश्न आपसे पूरे वीडियो में, हर वीडियो में पूछे जाएंगे और ये जितने प्रश्न पूछे जाएंगे सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। सही आंसर बी हो जाएगा भैया। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस का रिसाव हुआ था जो यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकली थी। इसका नाम ध्यान रखना, हालांकि ये कारखाना बंद हो गया है, लेकिन कभी कभी लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कौन मुख्यमंत्री था, कब ये घटना हुई थी, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ये नहीं पढ़ते भैया कौन सा कारखाना था, और यही पूछ लिया जाता है। एप्टेक पैटर्न चेंज करते का पूछ सकता है, ठीक है। तो यूनियन कार्बाइड कारखाने से ये गैस निकली थी, भोपाल में ये कारखाना था, ठीक है भाई। आगे बढ़ते 8 नंबर देखते हैं। बेसिकली ये खाद वगैरह बनाते हैं ना। चलो 8 नंबर का प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, यानी जो एक हॉर्स पावर होता है वो कितने वाट के बराबर होता है। हॉर्स पावर में आपको ध्यान रखना है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े बड़े इंजन होते हैं, ट्रेन का जो इंजन होता है, इसकी शक्ति को हम हॉर्स पावर में ही मापते हैं। तो एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होगा? 740, 1000, 500, 748। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 746 वाट का एक हॉर्स पावर होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहां पर देख लेते हैं, तो एक हाउस पावर जिसे हम एचपी से दर्शाते हैं 746 वाट का होता है। यह पावर को मापने की एक पारंपरिक इकाई है। बड़ी बड़ी मशीनों की पावर, बड़े बड़े इंजनों की पावर को हम इसी में मापते हैं, हाउस पावर में। नंबर 9 देख लीजिए, नाइट्रोजन इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। बताइए मीथेन नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है कि नाइट्रस नहीं है, फिर नाइट्रोजन नहीं है। बताइए, आपको बता दी, आपको इसका आंसर बता दीजिएगा। पहले आप लोग जो है बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। इसके अलावा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सारे आपके जो है क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। आइए देख लेते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में भी आपको बता देते हैं। नाइट्रोजन जो N2 गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। अब ये तापमान कैसे बढ़ाती है? देखिए, ये एक तरह का ग्रीन हाउस के बारे में आपको समझाते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ठीक है। पूरा डायग्राम बना दे, सब समझा रहे तो अच्छे समझाएं, ठीक है। ये पृथ्वी है, ये है आपका सूरज, ठीक है। सूरज से प्रकाश की किरण चली, पृथ्वी पर टकराई। अब पृथ्वी अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो पृथ्वी इस पूरे के पूरे जो प्रकाश है इसको वापस लौटा देती, लेकिन ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, सॉरी एक मिनट, अरे अब लौटेगा नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। ये सूरज हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई। अब ये जो गैसेज यहाँ पर आई है ना, तो एक प्रकार का ग्रीन हाउस का प्रभाव बना देती है। मतलब ग्रीन हाउस की जो गैसेज होती हैं वो इस तरह से एक परत बना देती हैं कि ये जो गैसेज पृथ्वी पर आई हैं ये वापस ना जा पाए, ठीक है। वापस ना जाने से क्या होगा, ये गैसें यहीं पर रह जाएंगी और पृथ्वी पर गर्माहट बनी रहेगी। तो पृथ्वी को गर्म रखने का काम कौन करता है? यही ग्रीन हाउस गैसें करती हैं। अगर ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं रहीं या फिर किसी वजह से मतलब खत्म हो गई तो क्या होगा कि ये पूरी की पूरा जो प्रकाश है वो पृथ्वी से टकराएगा और पूरा का पूरा वापस हो जाएगा। तो पृथ्वी का क्या होगा, जब पृथ्वी पर गर्मी नहीं रहेगी तो पूरी की पूरी पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, इस प्रकाश को पृथ्वी पर समेट कर रखती हैं, पृथ्वी को एक निश्चित टेम्परेचर प्रदान करती हैं, एक बाकायदा तापमान प्रदान करती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और पृथ्वी का वातावरण सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहता है। समझ में आ गया ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। ये कह रहा है कि भाई एलपीजी जो है, रसोई गैस जो है, इसका मुख्य घटक क्या होता है? इस एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है? दाम बहुत तगड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं एलपीजी के और पेट्रोल के, ठीक है ना। तो खरीद कर रख लेना सिलेंडर मेरे भाई, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है सिलेंडर के लिए। तो रसोई गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन हो गया, ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर हाइड्रोजन। सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन को मिला करके एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का निर्माण किया जाता है, जिसे हम रसोई गैस भी कहते हैं। सी आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन C4H10, इसका सूत्र याद रखना, ब्यूटेन C4H10 डबल करके 2 जोड़ देते हैं। अगर N लगा हो तो डबल करके 2 जोड़ देते हैं, हालांकि इसकी अलग से क्लास ले आएंगे केमिस्ट्री की, उसमें बता देंगे। प्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है? C3H8 हो जाएगा भाई, वही C का 3 होता है, डबल करके 2 जोड़ देंगे, H8 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों से मिलकर के बनती है। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टम मिलाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि रसोई गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए
कौन सा तत्व मिलाया जाता है, कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो इथाइल मरकैप्टम मिलाते हैं। जो आपको रसोई गैस में बदबू सी आती है ना, वो इसी इथाइल मरकैप्टम की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये ना हो तो पता ही नहीं चल पाएगा भाई रसोई गैस का रिसाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? जो हमारे अंदर कोशिका होती है उसका पावर हाउस कौन होता है, जहां से हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है? चलिए देखते हैं। केंद्रक होता है, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। राइबोसोम, लाइसोसोम नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही रहेगा। आइए देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ श्वसन के दौरान एटीपी, ऊर्जा का जो इकाई होती है कि कितनी ऊर्जा आपको मिल रही है, उसको हम एटीपी में मापते हैं। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मान लीजिए आपको 10 ऊर्जा प्राप्त हुई तो क्या कहोगे? 10 किलो प्राप्त हुई, 10 ग्राम प्राप्त हुई? नहीं, 10 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हुई है ना। तो ऊर्जा की जो मापने की इकाई होती है वो क्या होती है? एटीपी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर है मिनी माता रोग किसके प्रदूषण की वजह से होता है? यह भी पूछा था आबकारी में भी और एएसआई में भी। जो मिनी माता रोग है किसकी वजह से होता है? सीसा, पारा, कैडमियम फ्लोराइड। सही आंसर हो जाएगा मरकरी। पारा की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनी माता रोग जो है पानी में पारा यानी कि मरकरी की अधिकता के कारण होता है। यह सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था? जापान में देखा गया था। कभी कभी यही पूछते हैं कि मिनी माता रोग सबसे पहले कहाँ पर फैला था। सबको पता रहता है पारा की वजह से होता है, कैडमियम की वजह से होता है, लेकिन पारा सबको याद होता है, लेकिन ये नहीं पता रहता कि कहाँ पर फैला था। तो जापान में यह सबसे पहले फैला था, याद रखना है। 13 नंबर चलते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है और कई एग्जाम से पूछा गया है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर ये भी आपको नहीं पता है मेरे भाई तो फिर समस्या है, आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है कि आपको सिलेक्शन दिला सके। बताइए कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद करते हैं आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। नहीं किया क्या? जल्दी से करो, पहले फटाक से जल्दी से करो, कर दो जल्दी कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी में से आप ऑप्शन ही लिख दीजिए। चलिए बता देते हैं। सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। सबको पता है लेकिन कमेंट किसी ने नहीं किया मेरे भाई। NaCl जो है वो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कैसे प्राप्त होता है? समुद्री जल के वाष्पीकरण से ये प्राप्त होता है। इसी को जो है गांधी जी ने जाकर के यही कानून तोड़ा था। इसको नमक कानून जो है कहा गया था। गांधी जी ने दांडी मार्च इसी के लिए किया था, इसी नमक के लिए। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है और लगातार पूछा जाता रहता है। ठीक है, इन प्रश्नों के तो आप हैबिचुअल हो चुके होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न तो आपको याद ही होगा, है ना। बताइए ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? हर्ज, डेसिबल, एम्पियर, वोल्ट। सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। भाई आप रोज क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अभी चल रहा है, तो कोई बहुत तगड़ा शॉट जब मार देता है तो कहते हैं 119 डेसिबल की भाई जो है ध्वनि हुई है। डीबी में इसको मापते हैं। 119 डेसिबल की जो है यहाँ पर शोर हो रहा है। ठीक है, तो कितने से ऊपर की ध्वनि को शोर में काउंट किया जाता है? ये भी पूछा गया था MPSI में, ये पूछा गया था। देखो आपको बता दें, जो आपका 12th लेवल का एग्जाम होगा उसमें ये पूछा है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। आप सीधे सीधे बता देंगे डेसिबल में मापी जाती है। लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम यानी कि डिप्टी जेलर का जो होगा उसमें ये पूछेंगे कि भाई जो शोर की तीव्रता होती है वो कितने डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को हम शोर मानते हैं, शोर शराबा मानते हैं। आइए आपको बता देते हैं। सही आंसर तो डेसिबल हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो शोर वाली बात करते हैं 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को हम शोर मानते हैं। ठीक है, और ये आपको कहाँ पर सुनाई देती है? स्टेडियम में चले जाइए, ठीक है, किसी खेल के मैदान में चले जाइए, कहीं पर सभा हो रही हो, नारेबाजी हो रही हो, तो वहाँ पर आपको 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि सुनाई देती है और इसको हम शोर कहते हैं या फिर नॉइस कहते हैं। 15 नंबर देखिए, चींटी के डंक में, ये तो 2 बार पूछा गया था, लगातार 2 बार अभी MPSI में, कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक बार मधुमक्खी पूछा था, एक बार चींटी पूछा था, दोनों का एक ही आंसर होगा। जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी और मधुमक्खी के डंक दोनों में पाया जाता है। तो देखिए चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है जिसे हम मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसका नाम बदल करके भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण त्वचा पर जलन होती है। जब चींटी हमको काटती है तो यही मेथनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक एसिड हमारे त्वचा में इंजेक्ट करा देती है, जिसकी वजह से हमें जलन का एहसास होता है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? बताइए।
जो रिकेट्स रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। पहले आपको ये बताना रिकेट्स रोग किससे संबंधित है। तो ये जो रिकेट्स रोग है ये हड्डी से संबंधित रोग होता है। अगर ये रिकेट्स रोग हो जाता है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है भाई, हड्डी की बात आ गई। तो हड्डी मजबूत कैसे होती है, सूरज की रोशनी से। भाई सूरज की रोशनी में क्या पाया जाता है, हड्डी मजबूत हो जाती है, तो विटामिन डी पाई जाती है। 3-4 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। विटामिन डी कहां पर पाई जाती है, सूरज की रोशनी में। कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारा शरीर खुद ब खुद बना लेता है, तो वो यही विटामिन डी है। सूरज की रोशनी के सामने बैठ जाइए, ढेर सारा विटामिन डी आपको मिल जाएगा। विटामिन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डियां नरम और कमजोर होकर के मुड़ जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, जैसे कि जॉर्जिया चले जाइए या फिर अफ्रीकी देशों में चले जाइए, तो वहां पर जो बच्चे होते हैं पोषण की कमी की वजह से वो झुक जाते हैं, ठीक है ना। तो यही वजह होता है कि उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। ना तो पोषण सही से मिल पाता है, ना विटामिन डी सही से मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी हड्डियां मुलायम होती हैं और वो झुक जाती हैं। 17 नंबर, ये तो सबको पता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये आपको हम बता देंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ब्लड का, रक्त का पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल एएसआई, सब में पीएच वैल्यू से प्रश्न पूछते हैं कि भाई मानव के शरीर का पीएच वैल्यू क्या होता है, जल का पीएच वैल्यू क्या है, या फिर ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, फिर नींबू का पीएच वैल्यू क्या है, ये सब आपको देख करके जाना है। चलिए, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो होता है बिल्कुल 7, क्योंकि शुद्ध जल जो है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर होता है, 7 होता है, और ये होता है आपका उदासीन। ना तो ये क्या एसिडिक होता है और ना ये जो है आपका क्षारीय होता है, ठीक है। तो ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, तो उदासीन होगा, और जो कि आपका शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। 7 से जितना भी कम होगा वो सारे के सारे एसिडिक यानी कि अम्लीय होंगे, 7 से जितना भी ऊपर होगा वो आपका क्षारीय हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 7 से ऊपर बढ़ते चले जाइए तो ये आपका क्षारीय होता चला जाएगा, 7 से नीचे चले जाइए तो आपका अम्लीय होता चला जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और पीएच स्केल पर इसको मापा जाता है, ये भी याद रखना। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। सौर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो बताइए। जो सौर सेल बनते हैं आजकल सौर सेल का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। आप किसी भी स्टेशन पर चले जाइए, जैसे ग्वालियर स्टेशन पर अभी हम गए थे कुछ दिन पहले, तो ग्वालियर पर हमने देखा था कि ग्वालियर स्टेशन की ऊपर वाली जो छत है ना, वहां पर आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सौर सेल पैनल मिल रहे हैं। यानी कि अब जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो इसी सौर सेल की मदद से हो रहा है। अभी आप क्रिकेट मैच देख रहे होंगे तो जो सरदार पटेल स्टेडियम है उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि इसी तरह के सौर सेल पैनल लगाए गए थे, जिससे कि बिजली का उत्पादन हो सके सूर्य की रोशनी से, और हम बिजली की खपत कम से कम जो है कर सके। कम से कम हम जो है आपका यूरेनियम होता है, जो थोरियम होता है, इसका प्रयोग कम से कम कर सके। तो ये बने किसके होते हैं, ये बने होते हैं सिलिकॉन के, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम के द्वारा। सिलिकॉन वैली के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, ये जिसने बता दिया अब तो मान लेंगे भाई, ठीक है ना। तो मान लेंगे हाँ तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो। सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर फेमस है, तो ये आपका सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर, तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक अर्धचालक होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है। 19 नंबर का प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया था, बताइए कौन सी गैस है। तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो ग्रीन हाउस गैसों में नहीं पाई जाती है, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, और वो है नाइट्रोजन। अभी आपको बताया था 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहती है। देखिए, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन का स्थान आता है जो कि 21%, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद में फिर आपकी CO2 और बाकी सारी गैसेस होती हैं। 20 नंबर देखिए, प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। 2 बार अभी पूछा गया है एमपीएसआई में, और एक बार आपका पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा था, क्यों, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टें थी ना। तो देखो, शुरुआत में जिनका एग्जाम हो, ठीक है, तो उनको तो थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पाता है, लेकिन बाद वाले जो होते हैं उनको आइडिया लगता जाता है कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से रिपीट होते जाते हैं। तो जब हम एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे तो आप लोग लगातार हमारे साथ में जुड़े रहना, उससे आपको एक फायदा हो जाएगा कि जो प्रश्न आ रहे हैं उसका डिटेल में सॉल्यूशन करवा देंगे आपको, तो बढ़िया से आगे के लिए भी आपके लिए पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, समय, दूरी, प्रकाश की या फिर वेग की, किसकी इकाई होती है प्रकाश वर्ष, तो ये हो जाएगा आपका दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ध्यान रखना, तो जो प्रकाश वर्ष है वो डिस्टेंस यानी दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ध्यान रखना, बात निर्वात की जा रही है। सर निर्वात क्या होता है, निर्वात वह स्थान होता है जहां पर इसको प्रकाश को या फिर हवा को कोई भी रोकने वाला नहीं होता है। यहाँ पर हवा होती ही नहीं है, कोई भी धूल के कण भी नहीं होती, एकदम फ्रेश होता, कुछ नहीं होता यहाँ पर, ठीक है।
तो जब कुछ नहीं होगा तो इस प्रकाश को रोकने वाला कोई नहीं होगा, जब रोकने वाला कोई नहीं होगा तो ये तेजी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकेगा। तो निर्वात में एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेगा बिना रुके, उसको हम क्या कहेंगे, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। में भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से माध्यम में, तो माध्यम ध्यान रखना, निर्वात की बात यहाँ पर की जा रही है, तो प्रकाश वर्ष जो दूरी होगी वो निर्वात में होगी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ध्वनि की तीव्रता निर्वात में होगी या नहीं होगी, बताइए। तो ध्वनि की तीव्रता निर्वात में नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ती है, किसी पर बैठ करके गमन करती है ना। इसीलिए अगर आप जो ट्रेन की पटरियां होती हैं इस पर कान लगा करके सुनोगे तो आपको पहले पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है, उसके हॉर्न बजने से पहले, क्योंकि हॉर्न जो है वो हवा में आता है, ठीक है, और जो ट्रेन के पहियों की आवाज़ होती है वो इस ट्रेन की पटरियों में दौड़ रही होती है। तो जो ध्वनि है वो ठोस जो गमन होता है, जो ठोस स्थान होता है या फिर जो ठोस साधन होता है उसमें बहुत तेजी से गमन करती है और हवा में बहुत कम गति से गमन करती है। इस वजह से आप पटरियों पर अगर कान रख करके सुनेंगे तो आपको पहले पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रहा है, और अगर आप वायु में सुनेंगे तो आपको हॉर्न बाद में सुनाई देगा। ये प्रश्न भी कई बार कंडीशन बना करके पूछ लिया जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न भी आपके साथ साथ में क्लियर हो गए। देखने के लिए ये 20 प्रश्न थे, लेकिन कम से कम आपके 40 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह की हम सारी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। बाकी आप लोग नोट से जल्दी से लेकर के अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो सिलेबस कंप्लीट कर लेगा इस तरह से नंबर लेकर आएगा। भाई ये 85-90 तक नंबर आए हैं लोगों के, जिन लोगों ने नोट्स की मदद से सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है। तो नोट्स कैसे लेने हैं आपको बता दिया है, और आपको ये फोन पे क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर है, जिसके पास QR कोड से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं हो या ना पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, सर फोन पे नंबर दे दो, आपको फोन पे नंबर मिल जाएगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको आगे की सारी PDF सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब ये 3 दिन प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट हो गए हैं, इसको एक साथ में मर्ज करके हम डाल देंगे, तो पूरे के पूरे 100 प्रश्न एक साथ आपके पास पहुंच जाएंगे ग्रुप में, ठीक है। जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं उनके लिए ही यह सुविधा उपलब्ध है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह से आपके लिए हम बेहतरीन क्लासेस डेली लेकर के आते रहेंगे। अंतिम 30 दिनों का महायज्ञ है, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपनी सफलता अंतिम ले जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।